नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार ने फाइनेंस बिल में टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। खासकर नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए टैक्स पेयर्स को थोड़ी और राहत दी गई है। कुछ और बदलाव भी फाइनेंस बिल में किए गए हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है डेट म्यूचुअल फंड पर 1 अप्रैल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का फायदा नहीं मिलना। साथ ही साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में करीब 25% की बढ़ोतरी का भी बदलाव किया गया है। तो नए फाइनेंस बिल जो पारित किया गया है, उसमें जो मूल रूप से जो इस बार का बजट था, उसके बाद कई बदलाव किए गए। और इन बदलावों के पीछे सरकार का मकसद क्या है? कई मसलों पर आम जनता कंफ्यूज्ड भी नजर आ रही है। उन कंफ्यूजन्स को भी दूर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बदलाव हुए हैं, ये दरअसल किसके हित में हो रहे हैं। ये क्या आम आदमी के हित में है, एज अ इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के लिए हित में है, या फिर इसमें थोड़ा नुकसान और थोड़ा फायदा सबके लिए है? करेंगे इस पर चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सरकार नई टैक्स व्यवस्था को प्रचलित करने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले तो बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख किया गया और अब फाइनेंस बिल में नए टैक्स रिजीम को प्रोत्साहन देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। नए नियम के तहत अगर किसी की आय 7,55,000 रुपए है तो इसमें से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर कम हो जाएंगे। अब रकम बची 7,05,000 रुपए। नए टैक्स रिजीम के मुताबिक आपको इस रकम पर 25,500 रुपए टैक्स देने पड़ते, लेकिन सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के नियमों में बदलाव किया है और इसे अपनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की बढ़ी हुई रकम टैक्स वाली रकम से कम है तो केवल बढ़ी हुई रकम ही टैक्स के तौर पर करदाता को चुकानी होगी, यानी करदाता को केवल 5,000 रुपए ही टैक्स के तौर पर चुकाने होंगे। ये व्यवस्था उस दायरे तक लागू रहेगी जब तक 7 लाख रुपए से ऊपर की बढ़ी हुई रकम टैक्सेबल अमाउंट से ज्यादा न हो जाए। जाहिर है, सरकार के इस कदम से नई टैक्स रिजीम को अपनाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। फाइनेंस बिल में डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर नियमों में हुए बदलाव पर बात करते हैं। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी पर टैक्स में मिल रही छूट को हटा दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी अब टोटल इनकम में शामिल हो जाएगी और जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उस हिसाब से टैक्स भरना होगा। इंडेक्सेशन यानी महंगाई को एडजस्टमेंट करने वाला लाभ नहीं मिलेगा। नए नियम इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे, यानी नए नियमों के बाद डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फाइनेंस बिल में तीसरा बड़ा बदलाव सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को लेकर किया गया है। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड पर एसटीटी में करीब 25% की बढ़ोतरी कर दी है। नए नियम के तहत ऑप्शंस में 1 करोड़ तक के टर्नओवर पर एसटीटी के रूप में अब 6,250 रुपए देने होंगे। पहले ये रकम 5,000 रुपए थी। एसटीटी बढ़ने के बाद अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड महंगा हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पर 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर 1,000 रुपए के टैक्स को बढ़ाकर अब 1,250 रुपए कर दिया गया है। एसटीटी केंद्र सरकार की ओर से लिया जाने वाला एक तरह का डायरेक्ट टैक्स ही है, जिसे इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसी सिक्योरिटी की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। फिलहाल सरकार ने एक तरफ जहां नौकरी पेशा करने वालों को प्रोत्साहन दिया है, तो वहीं निवेशकों पर टैक्स की देनदारी बढ़ाकर सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने का संकेत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एससी गर्ग सर, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। गर्ग सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा सर, जो कि फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट के। रुंगटा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं गिरीश वनवारी, फाउंडर हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर के। गिरीश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुंगटा सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और सबसे पहला सवाल न्यू टैक्स रिजीम को लेकर ही है। बहुत कोशिश रही है सरकार की कि इसको लोकप्रिय बनाया जाए, लेकिन क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं रही कि क्यों ये लोकप्रिय हो, किस तरह से हो और किस रूप में हो। ऐसा लगता है कि सरकार बहुत ज़्यादा अपने आप भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हमने देखा कि बजट में कुछ और बातें कही गई, अब फाइनेंस बिल में कुछ और अमेंड करके लाया गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या अब जाकर ये आकर्षक हुआ है सर? जो सरकार की जो कवायद है वो आपको लग रहा है कि सही दिशा में है? अब एक आम आदमी
जो टैक्स में बदलाव की कोशिश की गई है वो समझ पा रहा है, वो आकर्षक हो पाया या नहीं सर? क्लियरली पिछले साल तक बहुत से लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ नहीं किया था। एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव किया था। अब जो है उन्होंने जो बदलाव किए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, उसमें क्लियर है कि जो सरकार चाहती है कि वो एक ऐसी टैक्स रिजीम की तरफ बढ़े जहाँ पर एग्जेम्पशंस ना हो, डिडक्शंस ना हो, लेकिन टैक्स रेट्स लो हो। तो उसको एक ऑल्टरनेटिव के तरीके से दिया है, और ऐसा ऑल्टरनेटिव जो कि जनता अपनी मर्जी से चुने। तो इंडिविजुअल्स के लिए जिनका बिजनेस इनकम नहीं है, उनको चॉइस है, वो हर साल चॉइस कर सकते हैं। तो उनके लिए इसको अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी था, और उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक, आंकड़े तो बाद ही में पता चलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल हुई है। उन्होंने जो रिबेट की छूट दी है उसमें, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ कर दिया। अब ये जो छोटा सा मार्जिनल रिलीफ जिसे बोलते हैं कि 7 लाख से थोड़ा सा अगर ऊपर है आपकी इनकम, तो टैक्स आपको उतना ही लगेगा जितनी आपकी इनकम उससे 7 लाख से ज़्यादा हो। तो ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ इसमें आया, और एक बहुत महत्वपूर्ण ये किया है कि डिफ़ॉल्ट रिजीम न्यू टैक्स रिजीम है। यानी अगर आपने अपने HR डिपार्टमेंट को, अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपने अपने HR डिपार्टमेंट को अगर ये नहीं बताया कि आप कौन सी रिजीम में जा रहे हैं, कौन से डिडक्शंस एग्जेम्पशंस के तहत आपके TDS कटने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उनको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये आपने न्यू टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होगा। हम देखेंगे कि कई लोग जो है इसकी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है सर। गर्ग सर, इससे पहले कि मैं, क्योंकि मुझे STT पे भी सवाल पूछने, डेट फंड्स पे भी मुझे रूंगटा सर से सवाल पूछने, लेकिन उसके बीच में थोड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा दिलचस्पी का विषय लोगों के लिए हो चुका है कि क्या सरकार कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी वियर्ड सी लग रही हैं। मसलन आपने डेट फंड का तो जिक्र ही नहीं किया था इस तरह का मूल बजट में, और अब आप उसको अचानक से फाइनेंस बिल में लेकर आ गए और बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेकर आए। अमूमन ऐसा होता है क्या सर? क्योंकि कई लोग इसे कह रहे हैं कि नहीं, संवैधानिक दायरे में, लोकतांत्रिक दायरे में और संसद की जो मर्यादाएं उसके दायरे में तो सरकार ये के परिधि में ये आता है, लेकिन ऐसी परंपरा नहीं रही कुछ मसलों में। तो क्या ऐसा होता है सर कि मूल बजट में इतने सारे परिवर्तन करके आप फाइनेंस बिल लाएं? देखिए, डेट फंड में जो चेंज किया, डेट एक बहुत बड़ा असेट इन्वेस्टमेंट का तरीका है। सरकार के खुद के डेट करीब करीब 150 लाख करोड़ के इशू हो चुके हैं। बैंक भी लोन देते हैं, बहुत सारा और इन्वेस्टमेंट, चाहे LIC या दूसरे और बॉन्ड मार्केट से जो पैसा रेज करते हैं, NBFCs वगैरह, उनके लिए बॉन्ड्स के जरिए डेट रेज करना एक बड़ी भारी, हम भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि कॉरपोरेट्स भी बॉन्ड्स के जरिए रेज करें। बॉन्ड और लोन दो अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, दे आर नॉट सेम इंस्ट्रूमेंट। FD और बॉन्ड्स में आप इन्फ्लेशन की बड़ी रिस्क लेते हैं क्योंकि लंबे टर्म का होता है। बॉन्ड के साथ आप इंटरेस्ट की रिस्क लेते हैं बिकॉज इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट बदल जाती हैं। छोटे टर्म में इंटरेस्ट रेट में उतना बदलाव नहीं होता। तो कुल मिला के ये डेट फाइनेंसिंग बाय वे ऑफ बॉन्ड्स और अदरवाइज ए वेरी सीरियस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल इश्यूज। ऐसे इश्यूज को इस तरह से कैजुअली आप मुख्य बिल में नहीं लेके आए, फाइनेंस बिल में बजट के समय आपने पेश नहीं किया। इस समय जब लोकसभा में चर्चा भी नहीं हो रही थी, आप सडनली इसको इस तरह से लेके आते हैं। तो ऐसा मेरा मान्यता है कि इस किस्म के जो बड़े सीरियस गंभीर मसले हैं, पॉलिसी इश्यूज हैं,
उनको इस तरह से नहीं लेके आना चाहिए। यहाँ में 1 मिनट के लिए आपको जो पहले सब्जेक्ट आप डिस्कस कर रहे थे, ये नई टैक्स रेजीम और जी सर, जी। उसमें भी देखिए टैक्स पेयर वो रेजीम अडॉप्ट करेगा जिसमें उसको टैक्स का कम इंसिडेंस लगता हो। सरकार एग्जाम्पशंस से परेशान है, एग्जाम्पशंस नहीं देना चाहती, तो ऐसी रेजीम लाना चाहती है जिसमें एग्जाम्पशन से एग्जाम्पशंस का एक्शन ना हो। लेकिन सरकार एट द सेम टाइम कई ऐसे एग्जाम्पशंस है जिनके फायदे लोगों को मिलते हैं, जैसे हाउसिंग लोन्स हैं या मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह पे प्रीमियम्स पे जो एग्जाम्पशंस हैं उनको भी डिस्करेज नहीं करना चाहती। तो ऐसा प्रयास इस कॉन्फ्लिक्ट में कि भाई आप एग्जाम्पशन लेस रेजीम की तरफ भी जाइए, बट एट द सेम टाइम जो एग्जाम्पशन सरकार प्रमोट करना चाहती है उससे लोग ना रखें, तो ये जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है जी। दिमाग में, उसके कारण से ये अब आप देख रहे हैं जो 2 साल में हो रहा है और बार बार और चेंजेस लाए जा रहे हैं। अब की स्थिति जो बनती है वो ये नजर आती है कि अब बड़े एग्जाम्पशंस को छोड़ के, जैसे मैंने कहा हाउसिंग इंश्योरेंस वगैरह, बाकी सबके लिए ये जो नई टैक्स रेजीम है वो फायदे वो उसमें थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा। जी, ठीक। इसलिए आने वाले समय में आई थिंक 80-85% लोग जो है वो आसानी से नई वाली रेजीम में चले जाए। एब्सोल्युटली सर। वनवारी सर, अब मेरा सवाल आपसे, एसटीटी जो बढ़ाया है, एंड आपने भी उस दिन देखा होगा काफ़ी सरप्राइज हुआ मार्केट भी और बाकी लोग भी, इसके पीछे की वजह क्या रही? अब कहा तो मतलब उस दिन तो समझ में नहीं आ रहा था मोटा मोटा कि अचानक से ऐसा क्यों कर दिया, कई कंफ्यूजन्स भी रहे, फिर शाम तक जब क्लैरिटी आई तो अब मोटा मोटा ये लग रहा है, जो मार्केट पंडित्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत है, हमारे यहाँ खूब दांव लगाए जाते हैं, और सेबी का आंकड़ा भी कहता है कि भाई 10 में से 9 लोग जो एफएनओ में हैं वो उनको नुकसान हो जाता है, तो शायद इसके लिए डिस्करेज करना चाहती है। यही है मंशा, या एसटीटी में बदलाव के कुछ और मायने आपको नजर आ रहे हैं सर? मुझे तो एक्चुअली डायरेक्शनली मैं देखूं तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग स्पेकुलेशन नहीं करें। अगर आप ये चेंज को क्रिप्टो के चेंज के साथ लिंक करते हैं जो 1 साल पहले हुआ था, क्रिप्टो की टैक्सेशन और अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का इंक्रीज इन एसटीटी रेट, दोनों एक ही चीज कहता है, भाई गवर्नमेंट चाहती है हम स्पेकुलेशन ना करें, हम जुआ नहीं खेले, और वो बेसिस पे ये टैक्स इज अ डिसइंसेंटिव फॉर एनी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो अगर आप देखेंगे, यस एंड में आया है, आखिरी मोमेंट पे ये बीच में आ गया है, वो सब डिबेट हम कर सकते हैं, पर डायरेक्शनली ये रॉन्ग नहीं है जो गवर्नमेंट चाहती है। और मैं जाऊंगा जो आप कह रहे थे म्यूचुअल फंड रेट और इक्विटी फंड्स वर्सेस डेट फंड, उसका भी डायरेक्शनली प्रिंसिपल रॉन्ग नहीं है। डायरेक्शनली क्या कहती है गवर्नमेंट, अगर आप डेट फंड करते हैं या डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को आप कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं बना सकते हैं। वो अमेंडमेंट एमसीडीज के लिए आया था, विच इज एमएलडीज के लिए आया था, और वो अमेंडमेंट सेम आया है डेट फंड के लिए जिसका इक्विटी कंपोनेंट 35% से कम है। चेंजेस लास्ट मोमेंट में आए हैं पर डायरेक्शनली रॉन्ग नहीं है। ऑल राइट सर, बट फिर सवाल एक आ जाता है, रूंगटा सर जैसे लोगों ने जिन्होंने पूरा जीवन म्यूचुअल फंड्स को, डेट फंड्स को लोगों को समझाने में बिता दिया, एक लंबा दौर आया जब म्यूचुअल फंड सही है ये पूरा स्लोगन लाना पड़ा और इसको बाकायदा मार्केट में एक पूरे कैंपेन के साथ लोगों को समझाया गया और वो विश्वास बना। रूंगटा सर जैसे लोगों की मेहनत रंग लाई, लोगों का आई, लेकिन इस तरह से अगर वो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो रहा है तो क्या ये सही वक्त है? सवाल ये है। और दूसरा, फिर अगर ये अनअट्रैक्टिव हो रहा है तो फिर इसके विकल्प में क्या हो? फिर एफडीज हो या बॉन्ड्स हो? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो घुमड़ रहे हैं सबके आसपास। रूंगटा सर, डेट फंड को लेकर ही सवाल है, बड़ा सिंपल सा। सरकार की मंशा क्या लग रही है और कहीं इसको ये अट्रैक्टिव ये हम ही लोग सोच रहे हैं या वाकई में ऐसा तो नहीं आम आदमी के लिए इसमें कुछ गूढ़ रहस्य छुपे हों कि उनके लिए ये और बेहतर होने जा रहा है? खैर बेहतर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब बेहतर तो डेफिनेटली नहीं हो रहा, लेकिन शायद उसमें अभी भी एक चीज है, अभी भी डेट फंड्स में जी, कि
आपका अनलाइक फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड जिसमें जब इंटरेस्ट अक्रू होता है तभी उसको टैक्स लग जाता है। इवन आपने क्यूमुलेटिव एफडी ली है तो भी साल के एंड में जो अक्रूड इंटरेस्ट है उस पर आपका टैक्स कटता भी है और आपको देना भी पड़ता है टैक्स रिटर्न्स में। ये चीज़ डेट फंड्स में अब भी लागू नहीं होगी 1 अप्रैल के बाद भी। तो उसमें भी बहुत फायदे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन, इसलिए नहीं समझा पा रहा हूं, बट अभी भी उसमें फायदे हैं। विल्स्ट ये हुआ कि सरकार को ये सब चेंज करने की कंप्लीट हक है और ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरीके से कैपिटल गेन रिजाइम में चेंजेस हुए हैं पीसमील, बिना डिस्कशन के, और इतनी जल्दी में डेट फंड को पकड़ना था उन्होंने पकड़ लिया, इंटरनेशनल फंड्स को भी, गोल्ड फंड्स को भी। इनफैक्ट जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, अगर एलआरएस के जरिए आप कोई फॉरेन फंड में भी करते हैं तो शायद वो भी इसमें आ जाए, इसके लपेटे में शायद आ जाए, क्योंकि बहुत ही बुरे तरीके से इसको, बुरा नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही जल्दबाजी में किया हुआ अमेंडमेंट है, बिना सोचे समझे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मेरा ये कहना है कि इसमें इतनी सीक्रेसी क्यों नहीं सरकार एक वाइट पेपर निकालती है। कोई चीज में 2 साल है, कोई चीज में 1 साल है, कोई चीज में 3 साल है, किसी की रेट फिक्स्ड नॉन रेसिडेंट्स के लिए 10% है, रेसिडेंट्स के लिए 20% है, लिस्टेड इक्विटी पे ऐसा है, 0 रेटेड डिवेंचर्स पे इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप मुझे कोई तुरंत सवाल पूछेंगे तो मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। तो आम आदमी के लिए क्या कहना है? तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीक्रेसी में क्यों करते हैं इसमें? व्हाट इज सो सीक्रेट अबाउट इट? क्यों नहीं इसका एक वाइट पेपर निकाला जाए कि ये हम ये रिजाइम की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ताकि सबको पता है। एब्सोल्युटली। और ये मैं कंप्लीटली, डेट फंड्स में एक चीज है क्लियरली कि रिटेल पैसा बहुत कम था, ज्यादा पैसा जो है कॉर्पोरेट्स का और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का था। सो टू दैट मच एक्सटेंट मे बी सरकार सही है, मे बी ओके, लेकिन इतनी सीक्रेसी और इतनी जल्दबाजी, और क्यों नहीं एक क्लियर रणनीति पहले से बता दें ताकि मार्केट अपना उस हिसाब से एडजस्टमेंट करे। एब्सोल्युटली सर। मैं जरा गर्ग सर के पास थोड़ा सा, ये क्योंकि प्रशासनिक मसला इसमें ज्यादा है सर, थोड़ा सा ये थोड़ा आलोचना के की तरफ ज्यादा जा रहा है ये पूरा का पूरा मसला, इसलिए इसको इस बात से थोड़ा समझना आवश्यक है कि सरकार ने इतनी आलोचना मोल कैसे ले ली। जो चीज सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए उसी को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जैसे रुंगटा सर बता रहे हैं, एक आम आदमी की कमाई से जुड़ा हुआ इशू, उसके जेब से जुड़ा हुआ इशू, उसकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू, उसमें तो और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए। तो क्या सरकार ने इतनी बड़ी आलोचना का जो रिस्क लिया है, इसके पीछे कोई बृहत्तर राष्ट्रहित छुपे हुए हैं सर? जी, मैं अब सरकार में नहीं हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस समय सरकार के दिमाग में क्या रहा होगा इसके पीछे जी। लेकिन ये निश्चित लगता है, हर्ष रुंगटा जी भी उसी बात को कह रहे थे, मैंने भी पहले कहा कि जो निकल के आता है वो ये एक बड़ा कैजुअल किस्म का डिसीजन है, जबकि मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में आप क्यों ये डिसीजन लेते हैं? क्या हरी थी इससे? ये रजीम पिछले कई सालों से देश में चल रही है। 1 अप्रैल से कोई भूचाल तो नहीं आने वाला था। ऐसी स्थिति में हम और जब इतने बड़े पॉलिसी चेंज करते हैं तो जो वाइट पेपर हो, चाहे एक पूरा थिंकिंग से भी कोई भी बदलाव करती है तो उसका एक डिस्कशन पेपर डालती है, उसके ऊपर काफ़ी मनन होता है। सरकार तो उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए। और पता नहीं इसका एहसास सरकार में था या नहीं था। शायद ये दिमाग में रहा हो कि भाई जैसे रुंगटा जी भी कह रहे थे कि भाई रिटेल इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करता है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार अपने खुद के बॉन्ड्स जो बहुत लंबे समय के लिए जारी होते हैं उनको रिटेल में बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। आरबीआई ने नया डायरेक्ट प्लेटफॉर्म खोला है, और भी सारे बदलाव हो रहे हैं।
डायरेक्ट पब्लिक लिस्टिंग बॉन्ड की उस तरह से जारी करने में काफी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उन सबको एक तरफ एकदम आप नजरअंदाज कर दो और केवल एक आर्ग्यूमेंट कि भाई 1 साल में ब्याज मिलता है या 3 साल में ब्याज मिलता है, ब्याज तो ब्याज ही है, उसको एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए। और उसके पीछे जो मैंने पहले कहा कि जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क कितनी बदल जाती है लंबे समय जी में, सर, जी। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इतना बढ़ता है, उन सबको नजरअंदाज कर दें तो ये डिसीजन, मुझे नहीं लगता कि इससे टैक्स में कोई ज्यादा फायदा होगा सरकार को, पर निश्चित रूप से लोग तो काफी और लोगों से ज्यादा जो देश का फाइनेंशियल सिस्टम है जी। अब बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट्स, एनबीएफसीज जो इस माध्यम से फाइनेंस रेज करते हैं, उनके लिए मुश्किल पड़ने वाली। जी 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 जी। गिरीश सर, आपका इस पर टेक क्या होगा सर? मेरा इस पे टेक है दैट इन प्रिंसिपली डायरेक्शनली ये तो होगा, बट यस टाइमिंग वाइज मैं पूरा सिंपैथी रखता हूँ भाई, इसको सडनली ऐसा नहीं आना चाहिए था, लोग को टाइम देना चाहिए था प्रिपेयर करने के लिए, बजट के साथ ही आता तो बेटर रहता। जैसे अभी सब लोग भाग रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए ताकि ग्रैंडफादरिंग हो जाए, या लोग भाग रहे हैं एमएलडीज को बेचने के लिए ताकि अभी गेन्स ही जमा हो जाए, ये सब चीजें थोड़ी बट डायरेक्शनली भी जो आप कह रहे हैं सर, उसमें डायरेक्शनली भी कोई लाभ, इसमें दीर्घकालिक लाभ कुछ दिख पा रहा है आपको? एक्चुअली इक्विटीज हो जाती है। इफ यू सी एफडी का इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट की तरह टैक्स होता है, और अगर डिबेंचर म्यूचुअल फंड जो खाली लेंडिंग करता है, जो खाली डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, जो खाली डेट करता है, वो तो इंटरेस्ट जैसे ही होता है। तो अगर आप देखेंगे बाकी लेंडिंग और म्यूचुअल फंड जो खाली डेट करते हैं, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है जी। तो देखेंगे तो कहाँ इनकम इज इंटरेस्ट, वहां तो इक्विटी बनती है भाई, इंटरेस्ट शुड बी टैक्स लाइक इंटरेस्ट एंड नॉट लाइक कैपिटल गेन्स। बट ये ऐसा अचानक आना और सडनली अप्रैल 1 से लागू होना, ये थोड़ा बिल्कुल यही जो स्थिति है, ये लोगों को थोड़ा सा जो है वो नाराज भी कर रही है, और ये पूरी कवायद का जो पलड़ा है वो थोड़ा आलोचनात्मक पक्ष में ज्यादा झुक गया है। बहरहाल जैसा हम कह ही रहे हैं कि सरकार, अब चुनाव भी आने वाले हैं, और इतना बड़ा आलोचना अगर सरकार ने मोल ली है, अगर ये कैलकुलेटेड एफर्ट है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राष्ट्रहित छुपा हुआ हो। अब वो हित क्या होगा वो हम सब देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो राष्ट्रहित जल्द दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। रुंगटा सर, थैंक यू सो मच सर। गर्ग सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बनवारी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।